नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की भाजपा की सच्चाई ये है कि मोदी और शाह के बाद पार्टी का तीसरा सबसे ताकतवर नेता जेपी नड्डा नहीं है, राजनाथ सिंह नहीं है, नितिन गडकरी का तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। मोदी शाह के बाद आज पार्टी की जो सबसे ताकतवर शख्सियत है, तीसरी ताकतवर शख्सियत, वो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी। और खबर यह है कि स्मृति ईरानी का चुनाव अमेठी में फंस गया है। और ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर 4 जून को स्मृति ईरानी अमेठी में झटका खा जाए। और ये जो झटका है, ये हो सकता है स्मृति ईरानी को धीरे से लगे, ये झटका जोर से मोदी जी को लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के पीछे मोदी सरकार की ताकत है। और अगर स्मृति ईरानी हारती हैं राहुल गांधी के असिस्टेंट से, कुछ लोग तो जो उम्मीदवार हैं अमेठी में कांग्रेस के, उनको राहुल गांधी का पीए कहते हैं, अगर पीए से स्मृति ईरानी हारती हैं तो इससे बड़ा अपमान स्मृति ईरानी का तो छोड़िए, मोदी का नहीं हो सकता। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि जब स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी की जगह किशोरी लाल, उनके एक पुराने सहयोगी किशोरी लाल को उतारा गया मैदान में, तो ये बात एकदम साफ थी कि स्मृति ईरानी इस बार फिर से चुनाव जीत रही, यानी फिर से वो सांसद बन रही हैं। उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर क्या होता है, लेकिन स्मृति ईरानी का जीतना तय था कुछ दिन पहले तक। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, दिन ब दिन किशोरी लाल शर्मा की स्थिति में सुधार होता गया, दिन ब दिन उनके वोट बढ़ते गए। और आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट यह है कि किशोरी लाल बाजी पलट सकते हैं। मुझे स्मृति ईरानी के ऊपर बहुत दया और तरस आती है, क्योंकि वो अब राहुल गांधी के पीए से हारने वाली है। राहुल गांधी से नहीं, ये बहुत सोच समझकर लिया हुआ निर्णय है। अब दोस्तों, आज के वीडियो में 2 एक्सपर्ट होंगे और दोनों ही एक्सपर्ट इत्तेफाक से अमेठी का सघन दौरा करके लौटे, यानी अमेठी के कस्बे कस्बे का हाल लेकर लौटे और आपके सामने ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि क्या स्मृति ईरानी जीत रही हैं या फिर स्मृति ईरानी का बैंड बजने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ 2 बातें साझा करना चाहता हूं चंद सेकंड में। पहली बात ये कि अमेठी अब इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर स्मृति ईरानी मोदी शाह के बाद तीसरी सबसे रुतबे रसूख वाली नेता बीजेपी की, इस देश की, अगर ये राहुल गांधी के असिस्टेंट से, सहयोगी से, पीए से, अगर गांधी परिवार के कारिंदे से अगर स्मृति ईरानी चुनाव हार गई तो फिर उनके राजनीतिक करियर का क्या होगा, और मोदी जी के और अमित शाह के मान सम्मान का क्या होगा, बीजेपी कहां जाएगी अगर राहुल गांधी छोड़िए, राहुल गांधी के पीए से स्मृति ईरानी हार जाती हैं। तो पहली बात ये, इसलिए देश की निगाह वहां पर लगी है, यानी हर सूरत में स्मृति ईरानी को अपना नहीं, मोदी और शाह का मान बचाने के लिए जीतना ही होगा। ये अलग बात है कि दिन ब दिन उनका जो रास्ता है जीत का, वो कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसता जा रहा है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, कारण क्या है, ये चुनाव क्यों फंस रहा है स्मृति ईरानी का। चंद दिन पहले तक मैं भी स्वीकार कर रहा था कि वन साइडेड अफेयर है अमेठी में, स्मृति ईरानी जीत रही है। आज मुझे वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है, ये बताने के लिए कि चुनाव फंस गया है, जो कुछ दिन पहले तक एक तरफा लग रहा था। उसके कई कारण हैं, 3-4 कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब दोस्तों, कारण नंबर 1, और कारण नंबर 1 बड़ा ही पर्सनल कारण है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में उसके मायने हैं। और वो कारण ये है कि स्मृति ईरानी का जो बिहेवियर रहा है, उनका जो रुतबा है, रसूख है, वो कहीं ना कहीं झलकता है उनकी बातों में, उनके एक्शन में। और ये जो रुतबे का गुमान आप इसे कह सकते हैं, इसकी वजह से बीजेपी के जो आप कह सकते हैं की प्लेयर्स थे अमेठी में, वो धीरे धीरे उनसे दूर होते गए। जिसमें सबसे बड़े नेता अमेठी के राजा संजय सिंह, जी हाँ, अमेठी के नंबर 1 नेता, सीनियर मोस्ट नेता संजय सिंह, जो किसी ज़माने में संजय गांधी, राजीव गांधी को अमेठी लेके गए थे, वो संजय सिंह जो बीजेपी में है, मोदी के करीबी हैं, वो संजय सिंह आज की तारीख में
स्मृति ईरानी के करीबी नहीं कहे जा सकते। दोनों में दूरियां हैं, कुछ लोग कहते हैं 36 का आंकड़ा है। और सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, बीजेपी के तमाम ऑफिस बियरर्स, तमाम की प्लेयर्स, की लीडर्स अमेठी में स्मृति ईरानी से खुश नहीं है। और शायद इसीलिए स्मृति ईरानी ने अपनी एक वहां टीम बना ली, एक ऐसी टीम जिसका इंटरैक्शन बाकी भाजपा के सदस्यों से बहुत कम है। इस तरह के आरोप मैं नहीं लगा रहा, अमेठी के बहुत से जर्नलिस्ट का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है। अब दोस्तों, अगर हम कास्ट फैक्टर की बात करें तो ये बात सही है कि जो यादव हैं, जो वहाँ प्रोमिनेंस में, अमेठी के यादव पूरी तरह से किशोरी लाल शर्मा के साथ जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर दलित हैं, वो संविधान की वजह से, कि संविधान खतरे में, मोदी जी आएंगे फिर से पावर में तो फिर रिजर्वेशन ही हो सकता है ख़त्म कर दें, इसकी वजह से जो दलित है वो भी स्प्लिट हो रहा है। और मायावती काफ़ी कमज़ोर हो गई, तो अम्बेडकराइट दलित जो है वो भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसमें राहुल गांधी एक बड़े फैक्टर हैं। दूसरी बड़ी बात, जो राजपूत और ब्राह्मण है, ब्राह्मण ऐसा लोग कहते हैं 13-14% अमेठी में है, और जो राजपूत हैं वो भी 11-12% है। संजय सिंह फैक्टर की वजह से, योगी फैक्टर की वजह से राजपूत पहली बार स्प्लिट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि राजपूत और ब्राह्मण पूरा नाराज़ है, नाराज़ नहीं है बीजेपी से छिटक रहा है, छिटक के कुछ पंडित किशोरी लाल शर्मा की तरफ जा रहा है ब्राह्मण, और कुछ राजपूत भी जा रहा है अपनी नाराज़गी की वजह से। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो स्मृति ईरानी का साथ नहीं दे रहा। अब दोस्तों, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, विकास की बात है, तो ये सही है कि जब स्मृति ईरानी सांसद बनी थी, राहुल गांधी को हराया था, मोदी जी का जलवा था, स्मृति ईरानी का जलवा था, शाह साहब का जलवा था, तब ऐसा लगता था अमेठी की जनता को कि ये पूरी काया पलट देंगी, स्मार्ट अमेठी होगा। और हकीकत ये है कि स्मृति ईरानी बहुत कुछ कर नहीं पाई। कहीं पुल बना, कहीं सड़क बना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल अगर आप उस स्मृति ईरानी के टेन्योर के काम की तुलना, कंपैरिजन गांधी परिवार से करेंगे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री के टाइम से करेंगे, या ये जो 10 साल मनमोहन सिंह का उससे करेंगे, तो ऊँट के मुंह में जीरा ही है। क्योंकि जहाँ तक राजीव गांधी का अगर हम टेन्योर देखें एज प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तो बड़े बड़े कारखाने, वो चाहे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना हो, HAL का कारखाना हो, या फिर जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, पूरा स्टील फैक्ट्री, कई बड़े बड़े कारखाने, बड़े स्तर पर रोजगार उन्होंने अमेठी को दिए हैं। उस तुलना में स्मृति ईरानी का कंट्रीब्यूशन कहीं टिकता नहीं। इसके अलावा उनकी टीम का व्यवहार, उनका मिजाज, किसी को डांट देना, इस तरह के जो वीडियोस देखते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप मीडिया ने, जो वहाँ मीडिया के रिपोर्टर्स अमेठी में बातचीत कर रहे हैं, जी हाँ, कैमरे पर, अगर आप वो सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जनता का मन क्या है, जनता स्मृति ईरानी से क्या वाकई नाराज़ है या खुश है। आप खुद तय करिए। कह रहे हैं 13, ये स्मृति ईरानी की 13 रुपया में चीनी मिले, 13 का 50 हो गए, सिलेंडर 300 में रहन है, 1300 में हो गया। अमेठी में हम लोग एक बार गलती कर चुके, दोबारा गलती नहीं करेंगे। 14 से 2024 तक में इन्होंने 5 मंत्रालय का काम किया है, जिसमें मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, लघु उद्योग, कपड़ा मंत्रालय, अल्पसंख्यक, कौन सा मंत्रालय काम अमेठी पार्लियामेंट में उन्होंने काम किया, इस बात को बतावें। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी शाह के बाद आज की जो भाजपा है, गुजरात लॉबी की जो भाजपा है, उसमें जो तीसरी सबसे ताकतवर शख्सियत है स्मृति ईरानी, क्या ये राहुल गांधी के असिस्टेंट, गांधी परिवार के एक सहयोगी से चुनाव हारने जा रही हैं? जी हाँ, क्या वाकई बैंड बजने जा रहा है स्मृति ईरानी का, या स्मृति ईरानी अभी भी इस चुनाव का रुख पलट सकती हैं? बहुत बड़े मान सम्मान का सवाल है। राहुल गांधी का इतना स्टेक नहीं, क्योंकि उनके सहयोगी लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी, शाह और स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा स्टेक है। अगर हम, जैसा कि शिवसेना के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पीए से हार रही हैं स्मृति ईरानी, क्या ऐसा है? वाकई ऐसा है। मुझे लगता है कि 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। शीतल सिंह है, वहीं के रहने वाले हैं, उसी इलाके के वरिष्ठ पत्रकार हैं, खुलकर बोलते हैं, अमेठी में ही थे। और अभी प्रोफेसर रविकांत जी जो हैं वो भी वहाँ से लौटे अमेठी से, वो लखनऊ में हैं। तो सीधे चलते हैं अमेठी, लखनऊ, शीतल जी से बात करते हैं,
रविकांत जी से बात करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वो सीट है जहां एक सांसद जो है दांव पे नहीं लगा है, मोदी जी का मान सम्मान दांव पर लगा है अमेठी में। चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत के पास और शीतल सिंह के पास। शीतल जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, मैं अमेठी पे तो आप हैं, मैं दिल्ली में हूं। दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किशोरी लाल शर्मा 1983 से अमेठी में वो चुनाव लड़वाते चले आ रहे हैं। इस बार खुद लड़ रहे हैं चुनाव, 40 साल बाद खुद चुनाव लड़ रहे हैं। क्या किशोरी लाल चैलेंज दे रहे हैं स्मृति ईरानी को, या किशोरी लाल अमेठी की धरती पर जब आप थे, अमेठी में आप घर घर गए, कस्बे कस्बे गए, आपको लगता है कि किशोरी लाल चैलेंज है या स्मृति ईरानी के लिए चैलेंज नहीं है? किशोरी लाल न सिर्फ चैलेंज है, जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया था मैंने उस फैसले की आलोचना की थी और मुझे लगता था कि कम से कम वो 2-2.5 लाख वोट से हार जाएंगे। आज मैं कह सकता हूं कि ये गैप घट के 40-50 हजार वोट बचा होगा और रोज किशोरी लाल बढ़ रहे हैं और आने वाले 7-8 दिन में वो कहां पहुंचेंगे और क्या कर गुजरेंगे तखमीना लगाना मुश्किल है। बहुत कड़ी लड़ाई उन्होंने पेश कर दी। जी डॉक्टर साहब, शीतल जी कह रहे हैं कि जब नॉमिनेशन किशोरी लाल फाइल कर रहे थे, यानी जब पर्चा भर रहे थे, तो शीतल जी, क्योंकि भाई अमेठी के ही हैं, सुल्तानपुर के हैं, इनको लग रहा था कि भाई तो गड़बड़ फैसला हो गया, किशोरी लाल क्या चैलेंज देंगे। आज ये कह रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो किशोरी लाल का जो वोट है बढ़ता जा रहा है। ये खेल क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? अमेठी तो आप भी गए थे। दीपक जी, जब किशोरीलाल शर्मा जी का नॉमिनेशन हुआ था तो स्मृति ईरानी से लेकर के बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सीधा फुल टॉस मिल गई है, छक्का ही मारना है, लेकिन ये बाउंसर हो गई है। अब जी, ये हालत हो गई है उनकी। और ये आप चेहरे पर हवाइयां देखिए जरा स्मृति ईरानी के, वो जो कभी सिलेंडर लेकर के घूम रही थी, 400 की जगह 350 का दिलवा रही थी, अब लोग पूछ रहे हैं कि मैडम वो तो 1200 का हो गया है, अब थोड़ा घटा करके आपने कर दिया 1000 के नीचे। 13 रुपए किलो चीनी मिलने वाली थी, वो कहां गई? पेट्रोल 60 से 50 पे आने वाला था, डॉक्टर उसका साहब, क्या हुआ? ये जो चीनी की आपने बात कही, आप कह रहे थे कि आपके गांव से भी कुछ लोग बोरा और झोले लेके गए थे अमेठी 13 रुपए किलो चीनी लेने। ये बात सही है क्या? आसपास के जिलों के लोग क्या अमेठी गए थे 13 रुपए किलो उनको चीनी लग रहा लेने? था कि स्मृति ईरानी जी जीत गई है तो अब मिलेगी ही, लेकिन कम से कम अमेठी में मिलेगी। चीनी के बदले चूना लग गया अमेठी के लोगों को। दीपक जी, जो चूना लगाया है 5 साल, अब लोग उसका हिसाब किताब करने के लिए तैयार बैठे हैं। वजह ये है कि स्मृति ईरानी को बहुत अहंकार है, वो क्योंकि सास भी कभी बहू वाला जो खेल है ना, वो यहाँ चल नहीं पाया। इतना अहंकार, वो किसी बीजेपी के किसी लीडर को कुछ नहीं समझ रही थी। उनको लगता था कि यहाँ तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री, इसके नीचे तो कोई नहीं। तो जब आप अपने कार्यकर्ता, आप अपने पदाधिकारियों को कुछ नहीं समझते हैं और 5 साल के बाद जब पहुंचते हैं तो फिर आंखों में आंखें डाल करके आप बात नहीं कर सकते। शीतल भाई, अगर किशोरी लाल शर्मा ने खुदा न खास्ता 4 जून को अगर स्मृति ईरानी को शिकस्त दे दी, हरा दिया, तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा झटका होगा मोदी की स्ट्रैटेजी को या बीजेपी की स्ट्रैटेजी को, या फिर ये जो स्मृति ईरानी जो बार बार चैलेंज कर रही थी, वायनाड तक गई थी वो राहुल गांधी को चैलेंज करने, अगर राहुल गांधी का सहयोगी स्मृति ईरानी को हरा देता है तो मैसेज क्या है स्मृति ईरानी के लिए? राजनीति खत्म हो सकती है, राजनीति में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो उतार है या जो ढलान है वो शुरू हो सकती है उसके बाद। देखिए, यदि किशोरी लाल शर्मा अमेठी जीत रहे होंगे तो सिर्फ अमेठी ही नहीं विजय होगी। लोग कहने लगे हैं कि लखनऊ और बनारस छोड़ के इस समय अब भारतीय जनता पार्टी के पास जो बचे हुए 4 राउंड हैं उसमें कोई सीट सुरक्षित नहीं है। हर सीट पर मुकाबला हो रहा है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये चुनाव अब लाखों वोटों से जीते जाने वाला चुनाव नहीं बचा है आज की तारीख में। अब ये लाखों से घट के हजारों में आ चुका है ऑलरेडी। ज्यादातर सीटों पर
लाखों में अब जीत नहीं होगी, जो भी जीत होंगी हजारों में होंगी, और किसकी तरफ होंगी आज नहीं कहा जा सकता। स्थितियां बहुत ही प्रतिकूल होती जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रतिकूल हो रही, मतलब आपका ये कहना है कि अमेठी, रायबरेली, फिर इलाहाबाद, प्रतापगढ़, उधर जौनपुर सुल्तानपुर, और बाराबंकी, फैजाबाद, इन सब सीटों जी पर, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, सब पर लड़ाई हो रही है। बुंदेलखंड की सारी सीटों से अभी अभी आपके कार्यक्रम से पहले रविकांत जी ने तस्दीक की, जिन सीटों पर हम समझते ही नहीं थे कि बीजेपी को कोई चैलेंज मिलेगा, वहां से खबरें आ रही हैं कि फलानी सीट गई, फलानी में ये है, फलानी में वो है। तो एक पूरा वातावरण जो है आप कह रहे हैं मुकाबले में आ चुका है। अब ये कहाँ जाके जी टिकेगा पता नहीं। डॉक्टर साहब, मैं अमेठी पे वापस आ रहा हूँ। अमेठी जब डॉक्टर साहब आप गए, ठीक है, बदहाल सड़कें देखी थी आपने पिछली बार ही बताया था, लेकिन अमेठी में जैसे जो दुकानदार है या कोई पान की दुकान लगाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई सब्जी बेच रहा है, या फिर कोई लेबर आपको वहां टकराए हो, या फिर आपकी किसानों से बात हुई, ये जो एक आम आदमी सड़क पर है, उनसे जब आपने बातचीत की अमेठी में, तो स्मृति ईरानी के बारे में उनकी जर्नल परसेप्शन क्या, प्रतिक्रिया क्या रही? देखिए दीपक जी, आप अगर गांव से रहे होंगे तो आपने झूला झूला होगा, पैंग बढ़ाई होगी, लेकिन जी पैंग बढ़ाते बढ़ाते जब आप थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते तो कई बार रस्सी टूट जाती है। यहाँ यही हुआ है। स्मृति ईरानी जमीन पे आई ही नहीं, हवा में रही, क्योंकि उनको लगता था कि कोई है ही नहीं, किससे बात करें। अभी आकर के उन्होंने घर और प्रवेश नहीं, किया। आप क्या कह रहे हैं क्या कि स्मृति ईरानी झूला झूल रही थी और अब रस्सी कमजोर हो गई है, टूट सकती है? कमजोर हो गई है, एकदम कमजोर हो गई है, और वो टूट ना जाए, बस यही देखना है, टूट न जाए। और जी, दूसरा, अब आप अमेठी के राजा साहब को तो जानते ही होंगे, इस समय राजा शिमला संजय में सिंह। हवा खा रहे हैं, शिमला में हवा खा रहे हैं वो, यहाँ नहीं बड़ी है। बात, बड़ी बात। मैं जरा ये शीतल जी से पूछना चाह रहा हूँ। शीतल जी, अमेठी में जो आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा अगर किसी का कद है तो अमेठी के राजा का ही, ऑब्वियसली राजा का ही है, संजय सिंह। और वो संजय सिंह जिन्होंने, चाहे वो संजय गांधी हो या राजीव गांधी हो, सबको रास्ता दिखाया। उनके शायद पिताजी तब जीवित थे। संजय सिंह अगर स्मृति ईरानी से दूर हैं, क्या संजय सिंह जो आज की तारीख में बीजेपी में है, क्या ये स्मृति ईरानी को सपोर्ट कर रहे हैं, या यहां भी 36 का आंकड़ा है? नहीं, वहाँ एकदम ओपन 36 का आंकड़ा है। उनके सारे समर्थक खुलेआम तमाम वीडियो चैनलों को इंटरव्यू दे चुके हैं कि इन्होंने राजा साहब का सम्मान नहीं रखा, इसलिए हम सब लोग इस चुनाव में इनको इसकी सजा देंगे। खुलेआम है उसका। बल्कि तो बीजेपी क्या ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी है अमेठी में? अमेठी में एक हद तक बीजेपी वर्सेस बीजेपी भी है। बीजेपी है। आपको क्या लगता है, अगर राजा संजय सिंह जो भाजपा के सबसे बड़े, मैं नेता कहूंगा अमेठी में, अगर जहां तक कद की बात है, संजय सिंह का संबंध आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी से ठीक नहीं, अगर संजय सिंह सपोर्ट नहीं करते, इज इट अ मेजर इंपैक्ट ऑन बीजेपी? बिल्कुल मेजर इम्पैक्ट है। उनको अच्छे खासे वहां समर्थन प्राप्त है सजातियों में और अन्य उनके समर्थकों में। उनके पास कई कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं जो उनके आप कह सकते हैं उनके इशारों पर होते हैं। तो ये सारा समर्थन उनसे वापस हो चुका है और ये विपक्ष में लगा हुआ है। जी, एक चीज शीतल जी और जानना चाहूंगा, अमेठी में ठीक ठाक ब्राह्मण वोटर भी है, और ये जो पंडित वोटर, ब्राह्मण वोटर है, ये ज्यादातर इसका झुकाव गांधी परिवार की तरफ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि आप मंदिर मुद्दे को लेकर सारा का सारा ब्राह्मण स्मृति ईरानी के खाते में जाएगा, या ब्राह्मण और राजपूत आपको स्प्लिट होते हुए दिख रहे हैं? पिछले चुनाव में ब्राह्मण का 70-80% चला गया था बीजेपी में, उसमें से कम 30% लौट आया है, यानी ये करीब 50-50 का मामला है। लेकिन वहां लगातार किशोरीलाल शर्मा के पहले पंडित प्रीफिक्स लग रहा है, पंडित किशोरीलाल शर्मा, और ये चीज धीरे धीरे बढ़ रही है। और मुझे लग रहा है कि ये आंकड़ा 60-40 हो सकता है चुनाव में मत पड़ने तक, और तब बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वोकल सेक्शन का इतना बड़ा हिस्सा निकल जाना। और राजपूतों में एक निराशा है, क्योंकि जैसा संजय सिंह का आपने नाम लिया, बगल में तिलोई में मैंकेश्वर सिंह शरण सिंह है जो विधायक हैं, उनकी भी बहुत सक्रियता नहीं दिख रही है। बहुत से राजपूत कार्यकर्ता जो पदाधिकारी वगैरह हैं, वो इनके जो एक निजी सचिव हैं कोई मिस्टर गुप्ता,
उनके व्यवहार जी। से आहत मिले वहां, और विजय उसकी वजह गुप्ता। से, जी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनसे नाराज हैं और इस चुनाव में उनको सबक सिखाना चाहते हैं। सबक से डॉक्टर साहब, आप तो सेफोलॉजी और पॉलिटिकल एनालिसिस में खासकर जो जातीय आंकड़े हैं उसके तो आप महारती हैं। आप तो जहां आपने आंकड़े देखे तो डॉक्टर साहब आप तुरंत प्रिडिक्शन कर देते हैं, एनालिसिस कर देते हैं। अगर हम अमेठी का अगर आंकड़ा देखें तो यहाँ पर ब्राह्मण भी 13-14% हैं, राजपूत भी 11-12% हैं, यहाँ पर मुस्लिम तो हैं ही 18-19% के करीब। मुस्लिम अगर एक मुश्त जा रहा है और ब्राह्मण वोटर अगर स्प्लिट कर रहा है जैसा कि शीतल सिंह कह रहे हैं, और राजपूत इसलिए नाराज है क्योंकि उनको लगता है कि अगर मोदी रहेंगे 4 जून के बाद तो फिर योगी नहीं रहेंगे, जो उनके सबसे बड़े नेता है आज की तारीख में ठाकुरों के। तो अगर ठाकुर स्प्लिट कर रहा है, ब्राह्मण स्प्लिट कर रहा है, कांग्रेस में वापस लौट रहा है, अगर भले वो 30% है 20% है, और मुसलमान एक मुश्त जा रहा है, और गायत्री प्रजापति जैसे लोग भी कहीं ना कहीं हवा का रुख भांप रहे हैं, आपको लगता है कि क्या जो वोटों का समीकरण है वो स्मृति ईरानी के लिए अब एक बहुत बड़ी मुश्किल है, मुसीबत है? दीपक जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 1989 से नहीं है। दलित वोटर बीएसपी की तरफ गया, जो अपर कास्ट है बीजेपी की तरफ गया, लेकिन दो ये लोकसभा क्षेत्र हैं, रायबरेली और अमेठी, जहां पे मतदाता कांग्रेसी बना रहा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम। थोड़ा बहुत जो अंतर आया था, और इस बार के चुनाव में वही ब्राह्मण जो पिछली बार बीजेपी के साथ गया था वो वापस लौट रहा है। वो ठाकुर जो बीजेपी के साथ गया था योगी जी की वजह से, वो निराश ही नहीं है, नाराज है। यहां तो रोज चल रहा है कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। अब तो सरेआम चल रहा है ना, अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ। तो उस वजह से वो नाराज है। एक जाति जिसकी चर्चा आप लोग या हम लोग नहीं कर रहे हैं जी। और आश्चर्यजनक रूप से मैं आपको बता रहा हूं, रायबरेली का भी बता रहा हूं, अमेठी का भी बता रहा हूं, बनिया बिरादरी नाराज है। अब शीतल जी और बेहतर बताएंगे, और क्यों नाराज है वो भी मैं बता रहा हूं। रायबरेली की कल की रिपोर्ट में बता रहा हूं, बनिया लोगों ने जो सीधे तौर पर कहा कि उसको नहीं देंगे, माने बीजेपी के कैंडिडेट को। तो पत्रकार ने पूछा कि क्यों नहीं देंगे, तो कहा कि एक ही मुख्यमंत्री था बनिया, उसको भी जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल। ओहो। ये फैक्टर कानपुर में भी है और ये फैक्टर रायबरेली में भी है। अभी जमानत पर आए हैं केजरीवाल बाहर, और अब थोड़ा सा और देखिएगा आप, तो ये अपर कास्ट में ये पोजीशन है। दलित तो संविधान बचाने के लिए छाती खोल करके खड़ा है, उसमें राहुल गांधी में उन्हें डॉक्टर अंबेडकर दिखाई पड़ रहे हैं, जो सीधे तौर पर कह रहा है कि संविधान बचाने के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी लगा दूंगा। अल्पसंख्यक मतदाता खुले तौर पर वो बोल भले नहीं रहा, लेकिन मालूम है कि कहां जा रहा है। अति पिछड़ा की जहां तक बात है, शीतल जी, मैं आपको बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं, वो भले ही माइक पे कुछ भी बोल रहे हैं, कांग्रेस और सपा के गठबंधन की वजह से सपा की सीटों पर भी अति पिछड़ा धीरे से जा रहा है। एंटी बीजेपी बोल नहीं रहा है, वो उस कैमरे पर यही कह देगा कि नहीं मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन असल में जब वो वोट डालने जा रहा हूं, मैं ऐसी कई, मैं जैसे बुंदेलखंड में अभी हम लोगों की बात हो रही थी, बुंदेलखंड में कोरी दलितों में वो बीजेपी का वोटर है, लेकिन खामोशी से वो कह रहा है कि चुप रहने दीजिए मुझे, क्योंकि हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे नेता हैं, वोट हम संविधान बचाने के लिए करने जा रहे हैं। ये चुनाव बिल्कुल अलग है। जो हवा आपको दिख रही है, जो थोड़ी दिख रही है कि अलायंस के पक्ष में है, वो थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। बस वो हमको महसूस कम हो रही है, क्योंकि जितना भय पैदा किया गया ना इस सरकार में, खुले तौर पर बुलडोजर न्याय हमने किया, या मोदी जी का आप जानते हैं, यहां तो आप आज ही रायबरेली में हुआ ना, अमित शाह की रैली में मॉलटेक्स के एक पत्रकार को पीट दिया गया। तो लोग नहीं बोल रहे, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी से इतना पीड़ित है अति पिछड़ा, क्योंकि उसकी स्थिति सीधे दलितों की तरह है। तो वो जो वोट कर रहा है वो एंटी बीजेपी कर रहा है, एंटी मोदी कर रहा है, एंटी मोदी, और इसका फायदा मिल रहा है
अलायंस को। ये हर सीट की स्थिति है, लेकिन अमेठी और रायबरेली में तो बेहद स्ट्रांग है राहुल गांधी और केएल शर्मा, और मुकाबला बेहद कांटे का है अमेठी में भी। रायबरेली में तो कोई मुकाबला है ही नहीं दीपक। एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा रविकांत जी से। रविकांत जी, जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मोदी जी ने सारी ताकत झोंकने का फैसला किया अमेठी में। अमेठी उनके लिए भी एक नाक का सवाल है मोदी जी के लिए। क्या आपको लगता है कि अगर पैसे के बल पर, धन बल पर सारी ताकत लगा के डबल इंजन की सरकार, क्या अगर मोदी ताकत झोंकते हैं और अमित शाह उसको जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं, योगी उतारने की कोशिश करते हैं, क्या ताकत और पैसे के बल पर अब अमेठी को जीता जा सकता है? देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी वहां पे पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक तरह से उन्होंने नाक का सवाल उसको बना लिया है, लेकिन जमीनी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। बनारस में तो खैर कुछ है ही नहीं, कोई चैलेंज नहीं है मोदी जी के लिए, लेकिन स्मृति ईरानी के लिए बड़ा चैलेंज है। और नरेंद्र मोदी जितनी ताकत झोंकेंगे और मान लीजिए कि रिजल्ट विपरीत आ गया, तो ये हार केवल स्मृति ईरानी की नहीं होगी, ये हार नरेंद्र मोदी की होगी। इस बात को नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हार स्मृति ईरानी से ज्यादा नरेंद्र मोदी की होगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमेठी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हराते हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन सी सीट ऐसी है जहां पे आप मुकाबला करें? शीतल जी, अगर अमेठी में स्मृति ईरानी हारती हैं तो ये हार स्मृति ईरानी से कहीं बड़ी मोदी की होगी। आपकी प्रतिक्रिया एक लाइन में? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। हो तो एक ही बात है, तो बिल्कुल मोदी के ऊपर जाएगा। वो तो सब कुछ मोदी के लिए है, तो खिलाफ भी मोदी के ही जाएगा। जी जी जी, बड़ी बात हमारे आज दोनों एक्सपर्ट्स ने कही। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी एक बहुत मुश्किल जमीन पर हैं, और जहां तक हार जीत की बात है तो किशोरी लाल शर्मा जो 1983 से अमेठी रायबरेली में चुनाव लड़ाते चले आ रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो धीरे धीरे उनका वहां पर आप कह सकते हैं रीच बढ़ रही है, उनके वोट बढ़ रहे हैं, उनके पक्ष में समर्थन धीरे धीरे दिख रहा है, और वो रोज हर सुबह अपनी हार जीत के अंतर को कम करते चले जा रहे हैं, आप कह सकते हैं। और अगर 3-4 दिन में अगर कोई नाटकीय परिवर्तन, कोई बड़ा ड्रामेटिक चेंज अमेठी में नहीं होता है, तो किशोरी लाल हो सकता है स्मृति ईरानी को हरा भी सकते हैं। और एक बात जो हमारे एक्सपर्ट्स ने कही कि अगर स्मृति ईरानी किशोरी लाल शर्मा से हारती, गांधी परिवार से जुड़े किशोरी लाल शर्मा से हारती हैं, तो ये हार स्मृति ईरानी की नहीं है, ये हार मोदी जी की कहीं ज्यादा हार है। आप दोनों लोग आए, और मुझे लगता है कि 3-4 दिन के बाद जब अमेठी में एक फिर से आप कह सकते हैं कि जब वोटिंग के एकदम करीब होगी, मैं फिर से आपको पैनल में लाना चाहूंगा, और अमेठी को हम फिर से डिस्कस करेंगे, रायबरेली को करेंगे, उस पूरे एरिया को करेंगे। आप दोनों लोगों ने समय निकाला संडे के दिन, बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोस्तों की तरफ से इस प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू सो मच।